हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप इस वीडियो के थंबनेल में देख पा रहे हो कि आरबीएसई बोर्ड 2025 कंप्लीट ज्योग्राफी और पहला अध्याय जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व और संगठन। तो बात यह है कि भाई अपने कुछ दिनों बाद राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने को जा रहे हैं। उन्हीं बोर्ड के एग्ज़ाम को दृष्टिगत देखते हुए जो 12वीं क्लास की कंप्लीट ज्योग्राफी है उसके कुछ टॉप बढ़िया क्वेश्चन जो हर एक पार्ट के होते हैं वो बनाते हुए मैं आज से ये श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको हर दिन एक पार्ट का रिवीजन करवाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बेहतर साबित होगी और हम लास्ट में जब बोर्ड एग्ज़ाम होंगे तो फिर हम विश्लेषण भी करेंगे कि कौन सा प्रश्न अपने जो बनाई गई सीरीज है उससे आया है और कौन सा नहीं आया है। गलती को स्वीकार के भी करेंगे और आगे आने वाले समय में सुधार करेंगे। तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आपके लिए ये सही होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आज की श्रृंखला को स्टार्ट करता हूँ। तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि आपकी ज्योग्राफी में जो पेपर है वो कितने नंबर का आने वाला है, इसके अलावा प्रैक्टिकल कितने नंबर की होने वाली है और इसके अलावा जो आपके सत्रांग है वो कितने नंबर के जाने वाले हैं। बात यह है कि आपकी थ्योरी का जो पेपर है वो 56 नंबर का होने वाला है, जो आपके बोर्ड का पेपर होता है। इसके अलावा भाई आपके 30 नंबर की प्रैक्टिकल होने वाली है और आपके 14 नंबर का जो है वो आपके सत्रांक होने वाले हैं। यानी टोटली अगर इनको हम देखते हैं तो ये टोटल आपके कितने नंबर के होने वाले हैं, आपके 100 नंबर के। यानी ये जो है आपके प्रैक्टिकल होगी और इसके अलावा ये जो 56 नंबर है वो आपके प्रायोगिक होंगी और ये जो 23 नंबर है इनकी आपके प्रैक्टिकल होने वाली है प्रायोगिक, और ये जो 14 नंबर है वो सत्रांक के जाएंगे आपके, यानी अर्धवार्षिक, इसके अलावा प्रथम द्वितीय तृतीय टेस्ट को जोड़ के। तो जो प्रैक्टिकल का मैटर है वो भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। प्रैक्टिकल में मामला यह है कि 30 नंबर का आपके प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपके 16 नंबर की जो है ना वो थ्योरी का पेपर होता है, यानी इस प्रैक्टिकल का भी। और इसके अलावा आपके 10 नंबर की एक अभिलेख फाइल तैयार होती है जो आपके जो जिस भी विद्यालय से हो आपके टीचर ने आपको ज़रूर बनवाई होगी, और इसके अलावा इसमें आपके 4 नंबर की मौखिक होगी। तो कुल मिला के ये भी आपकी प्रैक्टिकल 30 नंबर की हो जाएगी। 56 नंबर का आपका पेपर है और 14 नंबर के आपके सत्रांग है। तो मैं ये जो 56 नंबर का सेक्शन है इसकी तैयारी के लिए लगातार आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। और अब हम जो मेन मुद्दा है, जो पहला पार्ट है, उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं और उनकी हम शुरुआत करते हैं। तो आपका जो पहला पार्ट रहा है वो है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। मैं जो भारत लोग और अर्थव्यवस्था की किताब है उसकी शुरुआत कर रहा हूँ। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में प्रथम जनगणना कब आयोजित की गई। जनगणना का मतलब है भाई भारत के जो लोग हैं उनको सबसे पहले कब काउंट किया गया, कब गिना गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 1872। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि सर ये हमारी आज़ादी से पहले शुरू हुए थे। तो आपकी सही मानना है कि हम आज़ाद तो हुए थे 1947 में, लेकिन हमारे लोगों को गिनना अंग्रेजों के काल से शुरू कर दिया गया था, वो है आपके 1872। दूसरा प्रश्न है कि भारत में आपके पहले संपूर्ण जनगणना कब आयोजित की गई। अब आप कहेंगे सर प्रथम जनगणना और संपूर्ण जनगणना इनमें क्या अंतर है, क्या पहली वाली जनगणना में लोगों को कुछ को छोड़ दिया गया था। ऐसी बात नहीं है। संपूर्ण का यहाँ मतलब है आपके कि भाई इसमें प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास इन सब को जोड़ा गया था, और वो जो संपूर्ण जनगणना है वो आयोजित की गई थी आपके 1881। बड़े क्लोज प्रश्न है। अगर प्रथम जनगणना पूछे तब तो आप उत्तर करके आएंगे आपके 1872, और संपूर्ण जनगणना पूछे तब आप उत्तर करके आएंगे आपके 1881। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका जो तीसरा प्रश्न है वो है आपके वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या रही है, यानी वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो इसका उत्तर है आपके 121 करोड़। अब भले ही आप न्यूज़ में या कहीं भी देखते हो 140 करोड़, लेकिन आपको 140 करोड़ नहीं लिखना है। अभी तक अपने लास्ट जनगणना है ना वो 2011 में हुई थी और ये अंतिम जनगणना थी, ये भी ध्यान रखना। भारत में जनगणना है ना वो 10 वर्षों के बाद होती है और 2021 में होनी प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन कर रखी है, अभी तक हुई नहीं है। तो आपको अंतिम जनगणना के अनुसार डेटा याद करना है और वो है आपके 121 करोड़। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। भाई भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है। जनघनत्व का मतलब होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या होती है वो होती है जनसंख्या घनत्व। वो है आपके कौन से राज्य का, तो कौन सा राज्य हो जाएगा, बिहार। अब देखो यहाँ से प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको जनसंख्या वाला राज्य पूछे तो आपको उत्तर प्रदेश जवाब देना है, और आपको पूछे कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो आपको जवाब देना है बिहार। अब देखो यहाँ से बिहार में कितना जनघनत्व है ये भी पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब देखो ये व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अगर आपने नहीं लिखा तो भी आपका गलत कर सकता है बोर्ड। तो रेगिस्तान या जहाँ पे भी पूछे तो बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और इसका उत्तर हो जाएगा और कितनी है तो 1102 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो ये आपके पहली स्लाइड के क्वेश्चन है जिसमें आपके 4 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो दिए गए हैं इसमें, कि एक तो सर्वाधिक सबसे पहले जनसंख्या कब काउंट की गई, इसके अलावा संपूर्ण, और इसके अलावा 2011 में जनसंख्या कितनी थी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं।
और उसमें देखो 5वां प्रश्न है, और वो जो 5वां प्रश्न ये है कि भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य का नाम बताओ। देखो चौथा प्रश्न था कि सर्वाधिक बड़ा, सर्वाधिक पूछे तो बिहार है, और कम से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो वो है आपके अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में आपको कितने लोग देखने को मिलेंगे? 17, जबकि बिहार में कितने थे? तो कितने थे आपके? 1102। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्यों के नाम बताओ। अब देखो ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य पूछे, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो वो होते हैं आपके बिहार, इसके अलावा आपके पश्चिम बंगाल, और यहाँ पूछे आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में हो जाएंगे उत्तर प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र, इसके अलावा बिहार, और इसके अलावा जाएगा आपके पश्चिम बंगाल। तो इनको याद करने का मैं आपको जुगाड़ बता देता हूँ, इनको याद कैसे करना है। तो आपको पता है अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा बहुत मैप आता होगा। उत्तर भारत के आप जब भी राज्य देखते हो तो उत्तर भारत के आपको राज्यों में 3 राज्य आपको बिल्कुल पास पास में दिखते हैं, जिसमें आपके एक होता है यूपी, इसके अलावा एक होता है बिहार, और इसके अलावा एक होता है आपके पश्चिम बंगाल। ये 3 तो है, इनके बीच में एक आपको महाराष्ट्र को बैठा देना ताकि आपको 4 याद रह जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य है। और मैंने भी कहा था कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जनघनत्व वाला राज्य है बिहार, और सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य है वो है आपके अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है आपके कि मुख्य श्रमिक व सीमांत श्रमिक में क्या अंतर है, यानी अपने जो आय के आधार पे जो श्रमिकों की कैटेगरी है वो 3 बनाई गई है, जिसमें एक होता है मुख्य श्रमिक, एक होता है सीमांत श्रमिक, और एक होता है अश्रमिक। जैसे आप हो एक अश्रमिक, यानी दूसरों पे जो आश्रित होते हैं ना वो अश्रमिक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको पूछा गया मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर क्या है, तो याद करते हैं। देखो मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक में अंतर क्या है, तो वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है। इसका मतलब यह है भाई कि वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 6 महीने या उससे अधिक काम करता है ना, वो होता है आपके मुख्य श्रमिक। और ये मैंने सीमांत लिख दिया, बाकी सीमांत श्रमिक है। सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन से कम काम करता है, यानी वह व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिन या उससे कम काम करता है वो होता है सीमांत। और 183, अब ये 183 वाला झमेला आपको याद न रहे तो आप याद कर सकते हो, जो व्यक्ति 6 महीने या उससे ज़्यादा काम करेगा वो हो जाएगा मुख्य, और जो व्यक्ति 6 महीने से कम काम करता है वो हो जाएगा आपके सीमांत। आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगली जो है वो है आपके भारत में भाषा परिवारों का वर्गीकरण कीजिए, यानी जो प्रश्न है वो है आपके भारत में भाषा परिवार का वर्गीकरण करना है, भारत में भाषा परिवार के बारे में बताना है। तो आपको कहना है कि भारत में जो भाषा परिवार है उसको 4 कैटेगरी बनाई गई है, 4 भाषा परिवार है। कौन कौन से हैं, तो एक है आपके आस्ट्रिक, एक का नाम है आपके द्रविड़, एक का नाम है आपके चीनी तिब्बती, और एक का नाम है आपके भारतीय यूरोपीय। यानी चारों नाम याद करने पड़ेंगे आपको, आस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय। अब देखो यहाँ से और क्या प्रश्न बना सकता है कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए भारतीय यूरोपीय। और सबसे कम बोली जाने वाली पूछे तो वो होना चाहिए आपकी चीनी तिब्बती, जिसमें आपकी 0.85% है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न समझ में आया। यहाँ से देखो पहला 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। भाषा परिवार कितना है, तो आपको जवाब देना है 4। इसके अलावा आपको पूछे कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवार, तो भारतीय यूरोपीय। सबसे कम बोली जाने वाली भाषा परिवार, तो वो है आपकी चीनी तिब्बती। क्योंकि आपके छोटे प्रश्न बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, लगभग 18 एबीसीडी आने वाले हैं, तो कोई भी कहीं से बना सकता है। इसके अलावा जो द्रविड़ है वो कितने % है, तो आपकी 20% है। अब आगे आपके श्रम की प्रतिभागिता दर क्या होती है, तो इसका सही उत्तर है कि किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या में कुल श्रमिक, अब वो कुल श्रमिक मुख्य या सीमांत श्रमिक हो सकते हैं, कि प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। यानी कोई भी क्षेत्र हो उसमें जो कुल जितने भी जनसंख्या है उसमें कार्यरत जो जनसंख्या होती है उनका जो अनुपात है वो कहलाता है श्रम की प्रतिभागिता दर। अगला देखते हैं अपने, अगला जो है वो है आपके अगला जो है वो है आपके 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में आपके सन 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या के कितने वर्ग है बताइए। यानी सन 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमजीवी जनसंख्या के कितने वर्ग बनाए गए हैं आपको बताना है। तो आपको कहना है कि श्रम भाषा परिवार पूछे तो भी वो कितने थे, अभी 4 थे, जिसमें आस्ट्रिक है, द्रविड़ है, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय है। वैसे यहाँ पे भी आपके 4 प्रमुख वर्ग बनाए गए हैं। एक है आपके कृषक, श्रमजीवी जनसंख्या जो किसी कार्य कर रही है उसमें एक कृषक वर्ग हो सकता है, एक कृषि मजदूर हो सकता है, एक घरेलू या औद्योगिक श्रमिक हो सकते हैं, और एक अन्य श्रमिक है। यानी भारत में आपके श्रमजीवी जनसंख्या के कितने वर्ग है, तो आपको कहना 4, जिसमें एक कृषक, एक कृषि मजदूर, एक आपके घरेलू औद्योगिक श्रमिक और एक आपके अन्य श्रमिक। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय युवा नीति 2014 का उद्देश्य बताइए। सबसे पहला तो प्रश्न यही बन सकता है कि राष्ट्रीय युवा नीति कब आई, आपको जवाब देना है 2014। देखो इसका उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य है युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना तथा उनके द्वारा भारत को राष्ट्र समूह में अपना उचित स्थान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना। युवा जो भी है उनको अपनी उचित क्षमता का उपयोग करने के लिए भारत सरकार कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाती है जिससे वो सक्षम हो पाए। अब इसमें देखो आपके युवा माना किसको गया, तो युवा उस व्यक्ति को माना गया जिसकी उम्र 15 से कहाँ तक, आपके 29 वर्ष तक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि युवा नीति के अनुसार युवा किसको माना गया है, तो आपका जवाब देना है 15 से 29 वर्ष। ऐसा नहीं है भाई कोई मरने को चला है और अपने आप को युवा कह रहा है तो वो युवा नहीं माना जाएगा। युवा माना जाएगा जिसको 15 से कितने वर्ष है, आपके 29 वर्ष है। तो हम अगला देखते हैं। अगला है आपके भारत सरकार कौशल विकास व उद्यमिता नीति कब बनाई। तो अपने इस जो पहला पार्ट है उसमें दो मुख्य नीतियां हैं, एक तो आपके जिसका नाम है आपकी युवा नीति जो 2014 में आई थी, और एक आपकी कौशल विकास व उद्यमिता नीति। तो देखो ये कब बनाएगी, तो इसका उत्तर है 2015 में बनाई गई। यानी जो कौशल विकास उद्यमिता नीति है वो कब बनाएगी, 2015। आपको जवाब देना है 2015 में बनाई गई है। अब देखो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है देश भर में हो रही कौशल से संबंधित गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि सर ये कौशल क्या होता है, तो भाई आपके जो काम करने की जो कला सिखाई जाती है, जो काम करने की अपनी कला होती है ना, उसको कौशल। तो देश भर में कुछ ऐसे कौशल से संबंधित कार्यक्रम सरकार चलाती है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य है सारों को तो अब गवर्नमेंट रोजगार नहीं दिला पाती है, तो तब कहते हैं कि आप अपने स्तर पे कुछ नए रोजगार अवसर सृजित करें ताकि आप खुद को मिले, औरों को भी आप रोजगार दिलाने में सक्षम हो। तब सरकार ने ये कौशल विकास उद्यमिता नीति लेकर आई 2015। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि भारत में किस सामाजिक अभियान द्वारा जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत में ऐसा कौन सा अभियान चल रहा है जिसके कारण जेंडर के प्रति आप संवेदनशीलता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वो अभियान आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि भारत के जो हरियाणा राज्य है वहाँ लिंगानुपात कम हो गया था, इस कारण हरियाणा से शुरू किया गया। या शुरू कब किया गया आपके नहीं है, लेकिन फिर भी 2015 में इसको शुरू किया गया है। आगे है आपके कायी घनत्व व कृषि घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र बताना है कि कायी घनत्व और कृषि घनत्व किसको कहते हैं, इसको ज्ञात करने का आपको क्या बताने को पूछ रहा है, सूत्र। तो ये देखो सूत्र भी बड़े महत्वपूर्ण है। तो सूत्र है आपके कायी घनत्व ज्ञात करने का कि कुल जनसंख्या बट्टा शुद्ध कृषि क्षेत्रफल, यानी कायी घनत्व का इतना सूत्र है, कुल किसी क्षेत्र की जनसंख्या बट्टा उसमें कुल कृषि क्षेत्रफल को देखना है। और कृषि घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है कुल कृषि जनसंख्या बट्टा शुद्ध कृषि क्षेत्रफल। अब इनमें दोनों में अंतर बड़ा क्लोज है। कृषि घनत्व पूछे ना तो कुल कृषि जनसंख्या बतानी है किसी क्षेत्र की, और कायी घनत्व पूछे तो केवल आपको कुल क्या बतानी है, उसकी जनसंख्या। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है अभी आपके 16वां प्रश्न, जिसमें आपके हैं कि भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम की सहभागिता दर ऊंची क्यों है। यानी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। तो इसका मोटा कारण क्या है, देखो क्योंकि इन राज्यों में निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की, यानी जो जीवन निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर श्रम की जो सहभागिता दर है वो उच्च है। अगला क्वेश्चन है आपके 17वां कि भारत में 1911 से 1921 की अवधि में जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्यों रही है। तो देखो भारत में पहली जो जनगणना मैं आपको पहले बता चुका हूँ कब हुई थी, आपके 1872। इसके अलावा संपूर्ण पूछे तो 1881। और भारत में एक ऐसा कालखंड आया था भाई जिसमें जनसंख्या कम हुई थी। अच्छा वो भी था क्या, तो ये है आपके 1911 से लेके कब तक, आपके 1921 तक। ध्यान रखना ये ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। अब इसका क्या कारण है कि जनसंख्या कम हो गई, तो एक तो आपको याद रखना है कि उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। इसके अलावा कुछ और है, भीषण अकाल पड़े थे आपके बंगाल वगैरह, यहाँ भीषण अकाल से 5 लाख के तकरीबन लोग मरे थे 1919 के आसपास, 20 में ये अकाल पड़े थे। इसके अलावा महामारी फैली थी, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं थी उस समय, भोजन की हमारे समकक्ष कमी थी, भूखमरी। इन सब के कारण जनसंख्या में जन्म दर के साथ साथ उच्च मृत्यु दर से जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हुई थी। अब देखो यहाँ से आप रट के ये जाते हो कि भारत में ऋणात्मक वृद्धि कब हुई, तो वो तो 1911। अब कारण पूछना तो ये कारण है भीषण अकाल, महामारी, निम्न स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अलावा आपके भोजन की कमी। इन सब कारणों के कारण भारत में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके कि 1951 से 1981 के दशक में भारत में विस्फोटक जनसंख्या की विस्फोटक अवधि को जानने का प्रमुख कारण क्या है। अब देखो जनसंख्या की ऋणात्मक पूछे तो 1911 से कौन सी हो जाएगी आपकी 1921, और आपको पूछे विस्फोटक, इस जो कालखंड है 30 साल का, उसमें बहुत बेहतर तरीके से बहुत तेज गति से बढ़ी थी, वो है 1951 से 1981। अब इसमें क्या है, उस समय हमारा देश आज़ाद हो चुका था और भी कारण है जिनके कारण जनसंख्या बढ़ी। अब कौन कौन से कारण हैं तो हम देखते हैं। इस अवधि में हमारे देश की आपके मृत्यु दर में तीव्र कमी आई थी और जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर इसका प्रमुख कारण रही। अब मृत्यु दर में कमी आई थी, मृत्यु दर में कमी आने का कारण है कि हमारे देश में उस समय देश आज़ादी के कारण कुछ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ था, जिसके कारण मृत्यु दर में क्या आई है आपके कमी। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपके कि
भारत भाषीय संगठन पर टिप्पणी लिखी, यानी भारत में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, क्या मामला है। भाषा परिवार आपको मैं पहले बता चुका हूँ 4 है, और यहाँ भाषीय संगठन पर टिप्पणी पूछ रहे हैं तो भाषीय संगठन पर टिप्पणी लिखते हैं। देखो, भारत भाषी विविधता वाला देश है, ध्यान रखना, यहाँ से रिक्तस्थान भी बना जा सकती है कि भारत भाषी विविधता वाला देश है। गिरीसन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं, यानी गिरीसन पूछे कितनी भाषाएं बताइए, ये वैसे बना सकते हैं, यहाँ से 179 भाषाएं और 544 बोलियां, यानी भारत में 179 भाषाएं और 544 बोलियां हैं। भारत में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को कौन सी मान्यता दी गई भाई? संवैधानिक। संवैधानिक का मतलब क्या है? 22 भाषाएं जिनको संविधान में दर्जा दिया गया है। इसके अलावा आगे दिया गया है कि हिंदी बोलने वालों का परसेंट सर्वाधिक है, और संस्कृत, बोडो और मणिपुरी भाषा सबसे कम बोली जाने वाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में संविधान में जो दर्ज है उनमें सबसे कम कौन सी बोली जाती है? संस्कृत। और सबसे ज़्यादा कौन सी बोली जाती है? हिंदी। और ध्यान रखना, संविधान में अंग्रेजी को संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं है। तो ये आपके भाषीय संगठन पर टिप्पणी हो जाएगी कि भारत एक भाषी विविधता वाला देश है। गिरीसन के अनुसार 179 भाषाएं, 544 बोलियां और 22 आपके भाषाएं संविधान में दर्ज है। सर्वाधिक बोली जाने वाली हिंदी है और सबसे कम बोली जाने वो है आपके संस्कृत, बोडो और मणिपुरी। ये सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भाई कि भारत में ग्रामीण नगरीय संगठन पर टिप्पणी लिखी, यानी भारत में निवास के आधार पर जो विभाजन है वो गाँव और नगरों में किया गया है। गाँव में जो होते हैं अधिकतर लोग वो प्राथमिक क्रिया में काम करते हैं, और जो शहरों में होते हैं वो गैर प्राथमिक। अब प्राथमिक क्या है सर? तो आपके ज्योग्राफी में पूरा एक पार्ट है प्राथमिक वाला, और गैर प्राथमिक का मतलब है भाई कोई उद्योग में काम कर रहा है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या कुछ सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, वो सारा का सारा है। तो आपको कहना है कि भारत में अधिकतर जो विभाजन है ग्रामीण शहर वो निवास के आधार पर किया गया, और इसके अलावा आपके गाँव के लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, जबकि जो शहरों के लोग होते हैं वो गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 68.8% जो लोग हैं वो गाँव में रह रहे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 68.8% लोग गाँव में रह रहे हैं, जबकि 31.16% जो लोग हैं वो आपके नगरों में रहते हैं। नगरीकरण व औद्योगिकरण के कारण नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई है, यानी नगरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ा है, जिसके कारण नगरीय जनसंख्या आपकी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश राज्यों में विशाल ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। यानी आपको ग्रामीण जनसंख्या पूछे कि कहाँ पाई जाती है, तो वही राज्य है जहाँ आपकी जनसंख्या ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में ज़्यादा आपके कौन सी जनसंख्या पाई जाती है? आपके ग्रामीण। तो मुझे पता उम्मीद है कि ये भी आपको प्रश्न समझ में आएगा। ग्रामीण नगरीय संगठन पूछे कि गाँव में और शहरों में, तो बताना है कि निवास के आधार पर भारत में आपके ग्रामीण नगरीय संगठन बनाया गया है, जिसमें गाँव में 68.8 है और शहरों में कितने आपके 31.16। और गाँव के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाएं करते हैं, और जो शहरों के होते हैं वो कौन से करते हैं? आपके गैर प्राथमिक क्रियाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि मंद गति से घटने का क्या कारण है? अब आप कहेंगे सर घट कब रही है? हाँ, हमारा जो डेटा है वो ये बताता है कि 1981 के बाद जो जनसंख्या वो थोड़ी कम हो रही है, घट रही है। इसका मोटा कारण क्या है? इसका मोटा कारण है विवाह की औसत आयु में वृद्धि होना, इसके अलावा महिला शिक्षा में सुधार होना। ये 2 कारण आपको बताना है। अब जनसंख्या बढ़ तो रही है लेकिन थोड़ी धीमी गति से बढ़ रही है, तो इसका 2 कारण है। आपके विवाह की एक औसत आयु में वृद्धि हुई है। पहले विवाह छोटी उम्र में कर देते थे, अभी लड़के और लड़कियों के लिए आपके संविधान में स्पष्ट प्रावधान कर दिए गए, और महिलाओं की शिक्षा में क्या हो चुका भाई? आपके सुधार। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन बताइए, यानी भारत की जो जनसंख्या है वो कौन कौन से काम कर रही है, क्या कर रही है, उनके बारे में बताना है। तो व्यावसायिक संगठन में आपको बताना है कि व्यावसायिक संगठन से अर्थ है कि किसी व्यक्ति के खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं, किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगा होना। भारत में कुल श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% कर सके, यानी भारत में लगभग टोटल जो जितनी भी श्रमजीवी जनसंख्या है, श्रमजीवी जनसंख्या चाहे वो मुख्य है चाहे वो सीमांत श्रमिक है, उनमें से 54.6 है वो कृषक या कृषि मजदूर के तहत आते हैं। 3.68 है वो आपके श्रमिक घरेलू उद्योगों में है, और 41.6 है वो अन्य श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। आपको पता होगा हमने श्रमजीवी जनसंख्या के 4 वर्ग पढ़े थे, जिसमें एक था आपके कृषक, एक था आपके कृषि मजदूर, एक था आपके घरेलू और औद्योगिक श्रमिक, और एक है आपके अन्य श्रमिक। तो सर्वाधिक जो परसेंट है श्रमजीवी में वो कृषक और आपके कृषि मजदूरों का है। अगला जो है वो आपके कुछ रिक्तस्थान के लिए महत्वपूर्ण मैंने आपके यहाँ लाइनें तैयार की है कि भारत में जनगणना प्रतिवर्ष कितने वर्षों बाद होती है, तो आपका जवाब देना चाहिए 10 वर्ष बाद होती है। अभी जो है ना वो 2021 में होनी थी लेकिन हो नहीं पाई है, बाकी भारत में हर साल 10 वर्ष बाद होती है। पहले ही पूछे तो वो है 1872। इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मैं पहले ही बता चुका हूँ उत्तर प्रदेश है। जनघनत्व वाला पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा? आपकी बिहार। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च घनत्व पाया जाता है, यानी अंडमान निकोबार में कम जन। और अभी आपको जो लेटेस्ट डेटा है उसमें लद्दाख भी जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जनसंख्या घनत्व ज़्यादा नहीं है। बाकी सर्वाधिक
जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो वो हो जाएगा आपके दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके अलावा अगला है 1901 से 1921 में जो भारत में आपके जनसंख्या वृद्धि है उसको हम रूढ़ या स्थिर अवस्था के नाम से जानते हैं। यानी जो 1901 से 21 तक वाली वृद्धि है उसको हम रूढ़ या स्थिर के नाम से जानते हैं। फिर 1921 से 51, ये आपके 4 वर्ग बनाए गए, 1901 से 21, दूसरा 21 से 51, तीसरा है वो आपके 51 से 81, जिसमें हमने अभी कहा था विस्फोटक थी। और इसी में ध्यान रखना 1901 से 11 वाली में ही आपके 1911 से 21 तक की जो अवधि थी ना वो आपकी ऋणात्मक दर्ज की गई थी, जिसमें जनसंख्या कम हुई थी। इसके बाद अगला है कि 1921 से 81 के दशकों में जनसंख्या की वृद्धि को हम स्थिर वृद्धि अवधि के नाम से भी जानते हैं। और अंतिम है आपके कि भारत में आर्थिक विकास के निम्न क्षेत्रों में असमान भागीदार दर वो आपके सहभागिता दर होती है, क्योंकि जीवन निर्वाह के कार्यों के लिए पूर्ण करने के लिए अनेक कामगारों की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा उत्तर भारत के राज्य दक्षिणी भारत के राज्यों की अपेक्षा उच्च जनसंख्या वृद्धि रखते हैं। ये भी आपको रिक्तान में पूछा जा सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके अंतिम लाइन कि भारत में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो कितनी आपकी यानी हर आपके महीने की है, साल की है, वो है 1.64%। ये था आपके पहले पार्ट का पूरा रिवीजन। पहला वीडियो है तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हैं, उनके लिए आप क्षमा कीजिएगा। बाकी हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।